डीपी की पेडागोजी की बात करेंगे, उसके बाद अपनी मैथ की पेडागोजी, फिर हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी और ईवीएस की पेडागोजी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा देश के विभिन्न जरियों के निष्कासन पर बल देती है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ डैश। ऑप्शन ए है प्रस्तुतिकरण रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है संलग्नता इंगेजमेंट, ऑप्शन डी है भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। जो समावेशी शिक्षा यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वे भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन होता है उस पर क्या देती है, बल देती है। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी जो छात्र होते हैं वो उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा उनकी आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत जो है वो किया जाता है और उन्हें स्कूल के जीवन के जितने भी पहलू होते हैं उनको सीखने में, उसमें योगदान देने में और भाग लेने के लिए भी क्या किया जाता है, समर्थन। वहीं समावेशी शिक्षा इस बारे में होती है कि हम अपने स्कूल में अपनी कक्षाओं में कार्यक्रम और गतिविधियों में कैसे विकसित और डिजाइन उसे करते हैं। ठीक है, सभी छात्र एक साथ उसमें भाग लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी लोग एक साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। इन अ क्लासरूम हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। ऑप्शन ए अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर कक्षाएं बनाना और कायम रखना। सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। ऑप्शन बी है कि समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एज आवर स्कूल आवर क्लास। नेक्स्ट है प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। इंकरेज सेंस ऑफ एलिटेशन अमोंग स्टूडेंट्स ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स। और ऑप्शन डी है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भी पैदा करना। स्ट्रेंथ stereotypes and include stereotypes treat among students of subordinate groups। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ठीक है, एक ऐसी कक्षा में जैसे अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, उसमें अध्यापक को यही करना चाहिए कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका कई सारे तरीकों को इस्तेमाल करके समावेशी वातावरण की रचना कर सकती है, जिससे कि बच्चों के सीखने के अनुभवों को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करे। हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करे, साथ ही उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी जो नैतिकता और संस्कृति है उसको साझा करने के लिए कहे कि हर एक बच्चे की अपनी अलग नैतिकता और संस्कृति होती है, वो लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आपने देखे होंगे गेम्स वगैरह में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, जिसे हम नहीं जानते उसको भी जान जाते हैं जब कोई एक्टिविटी होती है तब। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। कक्षा में उनके स्थानीय पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके अपने मूल्य होते हैं। हर एक व्यक्ति के कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को भी शामिल करना चाहिए। बच्चों के अलग अलग अनुभव हैं उनको भी आप क्लासरूम में शामिल करेंगे तो और अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी। साथ ही उन्हें ऐसा हमें मंच प्रदान करना चाहिए जहाँ वे अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर आ सकें और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। ठीक है, साथ ही संस्कृति परंपराएं मूल्यों को इन सबको बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट आर टीचर शुड। ऑप्शन है यूज पिक्चर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो अवधारणा है उसकी व्याख्या करने के लिए हम चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। वर्बलाइज और रिटन मटेरियल्स। ऑप्शन सी है यूज अ लॉट ऑफ जेस्चर व्हाइल टॉकिंग, यानी विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करें। और चौथा है कि दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए। प्रोवाइड सबटाइटल्स टू द वीडियोज बिगिंस शॉन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये सभी प्रकार की जो लिखित सामग्री है उनका क्या करें, मौखिक रूप से उन्हें
प्रयोग करें। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छे से दिखाई नहीं देता, उसे हम दृष्टिबाधित कहते हैं। ऐसा विद्यार्थी है तो उसका अच्छे से समावेशन हो सके, इसके लिए हमें लिखित सामग्रियों के साथ साथ उसे मौखिक रूप से भी प्रस्तुत करना चाहिए। किसी जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, उसे सुनाई अच्छे से देता है, तो वो क्या करेगा, मौखिक रूप से बोलेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। साथ ही उष्टि दृष्टिता इष्टतम उपयोग अर्थात जहाँ तक भी देख सके उसका प्रयोग करना चाहिए। बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तकें और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोग में लाई जानी चाहिए। ऐसी पुस्तकें हमें प्रयोग में लानी चाहिए जो बड़ी बड़ी छपी हुई होगी, बड़ी बड़ी वस्तुओं को वो थोड़ा बहुत तब भी सहज होगा उसे देखने में। साथ ही उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छे से उसमें समझ में आएगा। जो लास्ट में बैठेगा तो वैसे भी उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए। साथ ही गहरे रंग की विषय वस्तु का हमें चयन करना चाहिए। चमकदार वस्तुएं और वास्तविक वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना चाहिए। बड़ी शिक्षण सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसे वे छू सके और क्या कर सके, महसूस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इंक्लूड स्टूडेंट विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अ टीचर शुड, यानी कि ध्यानाभाव और अति सक्रियता विकार ADHD, पिछली बार भी ADHD से आया था, इस बार भी आया है। फर्स्ट से पहले याद रखना ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार। इससे अगर कोई बालक ग्रसित है तो उसकी सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है कि परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, मैक्सिमाइज डिस्ट्रैक्शंस इन द सराउंडिंग। दूसरा है लंबे और जटिल प्रत्युत्तर देने चाहिए, गिव लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स असेसमेंट। तीसरा है कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजनल हैबिट्स। फोर्थ है कि गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए, टीच यूजिंग अ फिक्स्ड मेथड एंड रूटीन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ध्यान भाव सक्रियता विकार ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एक व्यक्ति ग्रसित है उससे, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि उस बच्चे को अपने पास बैठाना चाहिए, उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उससे स्थिर रहने के लिए कहना चाहिए और उसका व्यवहार वो किस तरह से कैसे क्या उसको नोटिस करना चाहिए और उस हिसाब से जो है वो हमें करना चाहिए व्यवहार। साथ ही ADHD से ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए हमें कई सारी रणनीतियाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जो विद्यार्थी है उसके समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में हम सहायता कर सकते हैं। कार्य को जो छोटे छोटे भाग है उसमें बांट सकते हैं, ताकि जो अक्षमता वाले विद्यार्थी हैं वो इससे बहुत अच्छी तरह से सीख सकें और बहुत अच्छी तरह से उसे कर भी सकें। साथ ही पाठ्यक्रम हमें लचीला बनाना चाहिए, समय रेखा लचीली होनी चाहिए। साथ ही जो वास्तविक वस्तुएं हैं उनका उपयोग करने वाली अवधारणाएं और मूर्त से अमूर्त तक की प्रगति होगी। साथ ही प्रगति को मापने और उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए हमें एक आधार रेखा स्थापित करनी चाहिए, नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए और शिक्षार्थी को अधिगम के बीच के अंतर को भी हमें कम करना चाहिए। सब उपाय हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, डिसलेक्सिया वाला। कह रहा है कि पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस चित्र में चुनौती पैदा करता है, यानी कि डिसलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंज इज। डिसलेक्सिया वही हमारा फेमस एग्जाम्पल तारे जमीन पर ईशान अवस्थी, हमने देखी होगी उस मूवी में। उस बच्चे को आसानी से सब कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो समझ नहीं पाता है, अक्षर उल्टे पुल्टे घूमते हैं, तो वही होता है डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य यानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना। तो इसमें चुनौती किस में पैदा करेगा। पहला है लिखित विषय सामग्री के बोध में, कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन टेस्ट। दूसरा है शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, कोऑर्डिनेटिंग बॉडली मूवमेंट्स। तीसरा है दूसरे की भावनाओं को समझने में, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। चौथा है चित्र बनाने में, ड्राइंग पिक्चर्स। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्रिहेंशन ऑफ रिटन टेस्ट। लिखित विषय सामग्री के बोध में जो होता है प्रॉब्लम्स होती है डिसलेक्सिया में, यानी पठन विकल्प में। एक्सप्लेनेशन है हमारी एक्सप्लेनेशन है कि
पठन विकल्प सापेक्ष रूप से लिखित विषय सामग्री के बोध में क्या पैदा करता है? चुनौती। डिस्लेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई होती है जो पढ़ने में दिक्कत करती है, लिखने में, और जो वर्तनी की समस्याएं उनका भी कारण बनती है। ये हमारी बुद्धि जो होती है उसको भी प्रभावित नहीं करती है, लेकिन हाँ, ये बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और वयस्क होने पर इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है बच्चों में, बच्चों अच्छे से समझ नहीं पाते और हमें लगता है वो मक्कारी करने आते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग अ टीचर शुड अडॉप्ट पेडागोजिकस विच आर। ऑप्शन है कल्चरल रिलेवेंट, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत, तीसरा है एग्जाम सेंट्रिक परीक्षा केंद्रित, चौथा है बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन क्या रही है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो टीचर है उसको सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य होता है कि पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। ये तब होती है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कार्यों को करता है, जब उसमें वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है तब ये होती है। नेक्स्ट है कि विच मेथड ऑफ लर्निंग आर एम्फसाइज्ड अपॉन बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देगी? पहला है अनुभवनात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ऑप्शन बी है डिजिटल अधिगम, डिजिटल लर्निंग। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अधिगम, साइंटिफिक लर्निंग। चौथी है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। सही आंसर हो इसमें हमारा 4 ऑप्शन है कि हमारा पहला और दूसरा सही है, दूसरा है कि तीसरा और चौथा सही है, तीसरा है कि पहला दूसरा और चौथा सही है, और चौथा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग सारे सही हैं। एक्सप्लेनेशन है कि पहले की जो शिक्षा नीतियां हैं वो 1968 और 1986 में स्वतंत्रता के समय अस्तित्व में आई थी। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारी वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणाम है उसमें सुधार पर क्या देती है? जोर, ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशलों को हमारे वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अधिगम के कई तरीकों पर यह बल देती है, जैसे कि अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखना। ठीक है, ये चारों ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अधिगम के ऐसे तरीकों पर बल देते हैं। नेक्स्ट है कि टीचर्स शुड फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज बाय स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वे शुड अ टीचर यूटिलाइज टू मेक लर्नर्स मोर स्किल्ड। अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जाता है? पहला है विद्यार्थियों को चिंतन के अविचारी तरीकों के अवसर देकर, एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग। दूसरा है विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड टाइम टेबल्स। तीसरा है विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन सम्मिलित करके, प्रमोटिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ असेसमेंट अमंग स्टूडेंट्स। चौथा है जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके, इंकरेजिंग देम टू फोकस ऑन व्हाट इज नॉट रिलेवेंट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी होते हैं उनमें स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन को सम्मिलित करके। एक्सप्लेनेशन है कि अध्यापकों के या विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करने और स्व आकलन सम्मिलित करके शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने में क्या मिलती है? सहायता, हेल्प मिलती है। ये अभ्यास शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान अंतराल की पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीतियाँ अपनाने और नए सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में करता है हेल्प।
ऐसा करने से शिक्षार्थियों की जो कार्य कुशलता है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स अ टीचर शुड डिस्करेज यूज ऑफ डैश अमोंग लर्नर्स, यानी कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। पहला है रिस्पॉन्स सेट्स अनुक्रिया समुच्चय, दूसरा है एल्गोरिदम्स कलन विधि, तीसरा है ह्यूरिस्टिक्स अन्वेषण खोजबीन, चौथा है एनालॉजिक्स यानी कि समयानुमान। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्रिया समुच्चय यानी रिस्पॉन्स सेट्स। नेक्स्ट है कि नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है। विच डिस्कसिंग द सोर्स ऑफ वाटर रानी रिस्पॉन्स दैट टैप एंड शॉवर आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हर रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट्स, पहला है उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। हर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट ऑन बेसिस ऑफ हर एक्सपीरियंस है उसकी निम्न अंतः व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। हर लो इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तीसरा है नई अवधारणा सीखने के लिए प्रेरणा की कमी, लेक ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। और चौथा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट ऑन बेसिस ऑफ हर एक्सपीरियंस, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन से कि रानी प्रायः जो घरेलू कार्य होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को जल की आवश्यकता है तो नल का प्रयोग करते हुए देखती है, और इसके दौरान भी देखती है कि खेतों में फव्वारे द्वारा सिंचाई होती है। जब कक्षा में जल के स्रोतों बारे में चर्चा होती है तो वो अपने अनुभव के आधार पर कह देती है कि नल और फव्वारा पानी के क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटाकोग्निटिव स्किल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है, हमसे नहीं पूछा है। पहला योजना प्लानिंग, दूसरा है मॉनिटरिंग यानी पर्यवेक्षण, तीसरा है मूल्यांकन एवेलुएटिंग, चौथा है निष्क्रिय अनुकरण पेशवी इमिटेटिंग। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि पेशिव कभी होगा नहीं, और हमने पेशिव भी बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा और नहीं ही पूछा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस एंड कॉग्निशंस इज करेक्ट, यानी कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न आर नॉट रिलेटेड। दूसरा है कि अधिगम तार्किकता के आमूल संज्ञान के बारे में है। लर्निंग इज अबाउट कोल्ड कॉग्निशन ऑफ रीजनिंग। तीसरा है जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मूड। चौथा है कि निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। हाई लेवल ऑफ होपलेसनेस प्रमोट्स कॉग्निटिव कॉम्पिटिशन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि जानकारी ग्रहण करने के कौशल किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति प्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। टू कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड टू लर्न अ टीचर शुड प्रमोट। ऑप्शन ए है मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स निपुणता उन्मुख उद्देश्य। ऑप्शन बी है योग्यता का तत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य इंटेटिव व्यू ऑफ एबिलिटी। तीसरा है असहायता का सिक्का हुआ भाव लर्नड हेल्पलेसनेस। चौथा है प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन है कि विद्यार्थियों को जब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अधिगम को अच्छे से अच्छे सीखें, इसके लिए हमें निपुणता उन्मुखीकरण को निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैंड्रेंस चिल्ड्रन सोर्स इन स्कूल, यानी विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक जो है वो बाधा को उत्पन्न करता है। पहला है लचीली समय सारणी फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छा होता है ना कि खराब, इसने हमसे बाधा पूछा है। दूसरा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र इंस्ट्रक्टिव पेडागोजी। तीसरा है कठोर पाठ्यक्रम रिगिड करिकुलम। चौथा है अधिगम हित मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कठोर पाठ्यचर्या, ये हमारे लिए क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यालय में जो बच्चे होते हैं इनकी सफलता में कठोर पाठ्यचर्या का बाधा को उत्पन्न करता है।
पाठ्यक्रम इस प्रकार होने चाहिए कि जो बच्चों की सोचने की क्षमता है उसको बढ़ावा दे। साथ ही ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की जो रचनात्मकता है उसको बढ़ाए और नई चीज़ें सीखने के लिए उसे प्रोत्साहित करे। कठिन पाठ्यचर्या से बच्चों की अधिगम क्षमता का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उस पर। तो हम कह सकते हैं कि जो कठोर पाठ्यचर्या है वो क्या उत्पन्न करती है? बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारा अभिकथन और कारण है। हमारा अभिकथन assertion है कि किसी अवधारणा को समझाते समय ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। While teaching a concept, it is important to connect with everyday life of students. रीज़न है कि लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डन थ्रू रोट मेमोराइजेशन, यानी कि अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होगा। गलत हो जाएगा क्योंकि रट्टा नहीं मानना चाहिए, रट्टा के माध्यम से वो गलत हो जाता है ना कि सही। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी और दोनों सही है, तो गलत है क्योंकि आर वाला गलत है हमारा। दूसरा है कि बोथ ए आर और दोनों ट्रू, ये भी गलत है। तीसरा है ए ट्रू है लेकिन आर गलत है। चौथा है यार दोनों गलत हैं, से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हमने देखा है कि किसी अवधारणा को समझते समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जो दिन प्रतिदिन के जीवन है उसे क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम कथन ए सही है लेकिन आर वाला गलत है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण और अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एट प्राइमरी स्टेज टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड इंक्लूड एक्टिविटीज दैट, ऑप्शन बी है कि जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, हैव ओनली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स। ओनली लग गया है तो ऑटोमेटिक ही ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली का कोई भी नहीं होता है कि जो ओनली होगा वो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हों, आर बेस्ड ऑन ओपन एंडेड प्ले। ऑप्शन सी है जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी है जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो, इन्वॉल्व मैक्सिमम इंटरैक्ट द टीचर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, यानी प्रोसीड्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी लेवल के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। बाद में गणित में आमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना चाहिए, यानी कि जो पहले मूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को पता हो, फिर अमूर्त चीज़ों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। निचली कक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाएं जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन में तार्किक क्रियाओं और गणितीय चिंतन के बीच जो संबंध होते हैं उनको समझने के लायक बन सके। सबसे पहले मूर्त से अमूर्त की ओर सरल चीज़ें जो होती हैं उन्हें पहले समझाना चाहिए, फिर कठिन वस्तुओं की ओर ले जाएं। उदाहरण पहले दे, उसके बाद नियम दे और खेल विधि, इन सभी के द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर फ्रॉम 7.37 and 7.4, a group of children answered that 7.37 is greater than 7.4. As a mathematics teacher, how will you support the children to rectify the error? यानी जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तो बच्चों का जो एक समूह था उसने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। तो आप एक गणित के शिक्षक हो तो इस रूप में आप बच्चों की इस त्रुटि यानी कि इस गलती को सही करने के लिए उसे कैसे समर्थन देंगे? पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि दशमलव संख्याएं जो होती हैं उसको निरूपित करने के लिए जो स्थानीय मान है उसकी प्रणाली को हम अबेकस या फिर एबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझा देंगे, यानी कि यूज मैनिपुलेटिव्स लाइक अबेकस टू एक्सप्लेन द प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट दशमलव नंबर्स। सेकेंड है कि दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए हम कहेंगे, यानी कि राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन ब्लैक बोर्ड्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू करेक्ट देयर आंसर्स। ऑप्शन सी है अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए, गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर टाइप टू प्रैक्टिस। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए एक
और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। आस्क स्टूडेंट्स टू रेफर द टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको निरूपित करने के लिए जो स्थानीय मान की प्रणाली है उसको अवेकस या फिर अवेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग के द्वारा समझाइए। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि जो एक विद्यार्थी है उसने 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए जब हमने दी तो उसने 7.37 को 7.4 से क्या कहा, बड़ा बताया। तो इसने त्रुटि देखी और एक अध्यापक होने के नाते मैथमेटिक्स के तो हमें स्थानीय मान ना समझ के सीधे संख्या देकर बता रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए जो स्थानीय मान की प्रणाली है उसको अवेकस जैसे जो हस्तकौशल हैं उनके उपयोग द्वारा उन्हें दशमलव के स्थानीय मान को समझाना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू हेल्प द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई हिज या हर एरर। यानी कि कक्षा 6 का जो विद्यार्थी है उसने जो योग के प्रश्न है उसको इस प्रकार से हल किया है। तो अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होगी। देखो कि मैथमेटिक्स की पैडागोजी है तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि बच्चा ये गलती कर रहा है तो आप एक मैथमेटिक्स के टीचर बनेंगे तो आप उसकी इस गलती को कैसे सुधारेंगे। तो वही सारे आपको आंसर देने हैं अपने माइंड के बल पे। पहला है कि विद्यार्थियों को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहेंगे। आस्क द स्टूडेंट टू चेक द आंसर विद हिज पीयर्स। ऑप्शन बी है विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहेंगे। आस्क द स्टूडेंट टू यूज क्वेश्चन टू फाइंड द सम एंड कंपेयर हिज आंसर। ऑप्शन थर्ड है प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। आस्क द स्टूडेंट टू चेक द आंसर बाय डूइंग द क्वेश्चन वंस अगेन। और ऑप्शन डी हमारा इसमें हो जाएगा कि विद्यार्थी को गणक यानी कि कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। आस्क द स्टूडेंट टू यूज द कैलकुलेटर। से आंसर इसमें हमारा सबसे अच्छा है ऑप्शन बी कि विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके जो योग होता है उसको ज्ञात करके अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। और एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को इस प्रकार से हल किया है तो उसकी इस त्रुटि यानी कि इस गलती को उसे समझाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसे कहेंगे कि आप सन्निकटन संख्या का उपयोग करें और योग ज्ञात करके अपना जो उत्तर है उसकी तुलना करने के लिए उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वो इसे सॉल्व करेगा, उसे पता चल जाएगा कि उसने त्रुटि किस तरह से की है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग represents the most appropriate use of terms as a pedagogical tool in primary classes। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन यानी कि जो टाइलिंग है उसका सबसे उपयुक्त उपयोग जो है उसको निरूपित करता है। ज्यामिति में क्रियाविधि का दिगम को विकसित करने के लिए फॉर डेवलपिंग प्रोसीड्यूरल लर्निंग इन जियोमेट्री। ऑप्शन बी है कोणों को मापने के लिए फॉर मेजरिंग ऑफ एंगल्स। ऑप्शन सी है ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए फॉर क्रिएटिंग पैटर्न्स यूजिंग जियोमेट्रिकल शेप्स। और ऑप्शन डी है स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्राथमिक कक्षाओं में से एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन यानी कि जो टाइलिंग है उसका सबसे उपयुक्त उपयोग होता है कि ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। हैसिलेशन का अर्थ होता है कि बिना कोई भी खाली जगह छोड़े बिना या ओवरलैप किए बिना किसी सतह के तल को समतल आकृतियों से भर देना। ऐसी आकृतियों के एक पैटर्न के रूप में समझा जा सकता है जो किसी भी सतह को ढकने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कैसी बैठती हो उपयोग यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बैठती हो। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू रिड्यूस द करिकुलम कंटेंट इन ई सब्जेक्ट सो एज टू। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि ऑप्शन ए है कि परीक्षा में विद्यार्थी को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके, यानी कि इम्प्रूव द सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्लो लर्नर्स इन द क्लास। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को भी कम किया जा सके, रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस, कंप्लीटिंग द सिलेबस। और ऑप्शन डी है विद्यार्थी डटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें, मूव स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड टूवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग। देखो हमने पूरे आंसर्स पढ़े, सबसे अच्छा हमें यही लगा कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए, इसकी जगह पे वास्तविक समझ की ओर बढ़ना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसको कम करने पर विचार कर रही है और कह रही है कि विद्यार्थी रटकर ना सीखे बल्कि जो उसकी वास्तविक समझ है उसके अनुसार समझें। ठीक है, वहीं स्कूली पाठ्यक्रम में जो बोझ होता है उसकी कमी और बढ़े हुए लचीलेपन तथा रटकर सीखने के बजाय जो रचनावादी तरीके हैं उसने सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ साथ स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें भी बदलाव होना चाहिए। सभी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और आवश्यक मूल सामग्री जैसे कि चर्चा हो गया, विश्लेषण का हो गया, उदाहरण हो गए और अनुप्रयोग, इन सबको शामिल करना चाहिए जिससे शिक्षा को और अच्छा बनाया जा सके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो मैथमेटिक्स गणित है उसका शिक्षण और अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, मेमोराइजेशन ऑफ प्रोसीड्यूर्स। ऑप्शन बी है अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों पर, मैथमेटिकल गेम, पजल्स एंड एक्टिविटीज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी है कि पहाड़ों, गणना आदि के रटन अधिगम पर, रोट लर्निंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, काउंटिंग etc। और ऑप्शन डी है कि प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली या विधि सीख सकें, सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए टॉपिक सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न द करेक्ट मेथड। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, क्या अवधारणा का परिचय देने के लिए जो गणितीय खेल होते हैं, पहेलियाँ होती हैं और गतिविधियाँ होती हैं उन पर, ठीक है, इन पर केंद्रित होना चाहिए क्योंकि खेल खेल के द्वारा बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम अवधारणा है उसका परिचय देने के लिए हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड गेम्स हैं, पहेलियाँ, पजल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NCFSE स्टैंड्स फॉर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो NCFSE है उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन बी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन सी है नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन और ऑप्शन डी है नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम किसके लिए, फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, पिछली बार भी आपके कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो हमारा एक्सप्लेनेशन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो NCFSE उसका फुल नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसका अर्थ होता है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा।
नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन सर्फेसेस एंड कर्व्ड सर्फेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट यूजफुल। यानी कि समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ऑप्शन ए है समतल और वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखा देना, शोइंग देम मॉडल्स ऑफ कर्व्ड एंड प्लान सरफेस। ऑप्शन बी है कि शोइंग वीडियोस ऑफ वेरियस सरफेस, यानी कि विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना। ऑप्शन सी है कि एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे कि गोला, वेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलकर प्रदर्शित करना। टू शो रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक ETC यूजिंग अ प्लैंक्स। और ऑप्शन डी है कि श्याम पट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। ड्राइंग शेप्स on the blackboards and classifying them as plan and curved surface। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि हम एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तु जैसे कि गोला, बेलन, घन है, इनको लुढ़काकर और फिसलकर क्या करें, प्रदर्शित करें। ठीक है, हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर चिल्ड्रन to learn is primary class mathematics is how to learn mathematics, which among the following is are substantiating the above statement। यानी बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए, तो कौन सा सबसे अच्छा कथन इस बात का प्रमाण हमें दे रहा है या फिर दे रही है। पहला है, स्टूडेंट्स नीड टू वेट फॉर द टीचर टू टेल देम हाउ टू सॉल्व अ पार्टिकुलर क्वेश्चन। कि शिक्षक के द्वारा ये बताया जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है और विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सेकेंड है कि स्टूडेंट्स नीड टू गो थ्रू द सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रिमेंबर द एल्गोरिदम। रिमेंबर द एल्गोरिदम, यानी कि विद्यार्थियों को जो हल किए गए प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि को याद करने की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधि के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स नीड टू फोकस एंड वैल्यू हाईली ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीड्यूर्स देन जस्ट एक्यूरेट reproduction of learned procedures। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली ए, ऑप्शन बी है ओनली सी, ऑप्शन सी है ओनली बी, ऑप्शन डी है ए और सी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, किसमें ओनली सी, यानी कि केवल सी है जो वो सही है। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि गणित कैसे सीखा जाए, कि हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैसे सीख सकते हैं। इस कथन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि होती है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई जो कार्य विधियाँ हैं उनके सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा जो कार्य विधियों की समझ है उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसको अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है परवेज, प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। हम जैसे कि अलग अलग टीचर्स होते हैं, उसमें से एक टीचर कौन है, परवेज है। वो कौन सा है, प्राइमरी लेवल की मैथमेटिक्स यानी 1 to 5 का क्या है, टीचर है गणित का। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। तो वह डेस को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ये है कि वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी है स्थानीय मान की अवधारणा को, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। ऑप्शन सी है डेवलप द ऑर्डिनल सेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के क्रम सूचक बोध को। ऑप्शन डी है डेवलप द कार्डिनल सेंस ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की गणन संख्या बोध को। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की संख्याओं के गणन संख्या यानी कार्डिनल बोध को समझने का वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवेल्यूशन मेथड्स वुड हेल्प अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। यानी कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की वो कौन सी विधि होगी जिसमें गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। ऑप्शन ए है अ कॉमन क्लास टेस्ट, एक सर्व कक्षा परीक्षा। ऑप्शन बी
बी है क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली। ऑप्शन सी है एक्टिविटी बेस्ड एवेल्यूएशन, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन डी है निर्देशित शिक्षण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्टिविटी बेस्ड इवोल्यूशन। कैसा मूल्यांकन? क्रियाकलाप पर आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूपों से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने की सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कि गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, टू रिड्यूस द मैथमेटिक्स सिलेबस। ऑप्शन बी है कि गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ देना, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू डेली लाइफ चिल्ड्रन। ऑप्शन सी है कि बच्चों को फुर्सत की गतिविधियों को उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड लेजर एक्टिविटीज टू चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड फॉर ह्यूमर इन अ मैथमेटिक्स क्लास। ऑप्शन बी गणित को क्या कर देना, बच्चों का जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ देना, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू डेली लाइफ चिल्ड्रन। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि प्राथमिक स्तर की जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसमें गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और उनको सम्मिलित करने का सबसे अच्छा उपयुक्त उद्देश्य है कि बच्चों के दैनिक जीवन से उसे क्या कर देना, जोड़ देना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी इन अ कंस्ट्रक्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है? पहला है कि एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, अ चाइल्ड सॉर्टिंग डिफरेंट शेप्स। ऑप्शन बी एक बच्चा गणित की अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, अ चाइल्ड क्रिएटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी है एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है, अ चाइल्ड ड्राइंग ग्राफ्स बेस्ड ऑन दी कलेक्टेड डाटा। और ऑप्शन डी है एक बच्चा श्याम पट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है, अ चाइल्ड कॉपिंग क्वेश्चनिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड्स। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक बच्चा श्याम पट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। हमारी एक्सप्लेनेशन में कह रही है कि एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि का अर्थ होता है कि सीखने की अपनी प्रक्रिया में छात्र सक्रिय रूप से शामिल होकर स्वयं सीखे। ठीक है, इसमें बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करता है, अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना करता है और आंकड़ों के आधार पर ग्राफ भी बना लेता है। लेकिन अगर श्याम पट्ट पर प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है तो कोई भी रचनावादी गतिविधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है कि बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, हेल्प्स टू नो द गैप्स इन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है कि माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है, यूज इट फॉर गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। ऑप्शन सी है बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है, हेल्प्स टू लेवल द चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है सत्र अंतर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है, हेल्प्स टू मेक क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन दी टर्म एंड एग्जामिनेशंस। से आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों की समझ में रह गई जो कमियां हैं उनको पहचानने में मदद करता है नैदानिक परीक्षण। एक्सप्लेनेशन भी है कि निदानात्मक परीक्षण वे होता है जिसके द्वारा छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में पता किया जाता है। सबसे अच्छा उपाय ये होती है कि इस प्रक्रिया द्वारा बच्चों में जो कमी रह जाती है उनके समझने में उसको वो पूरी करता है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसका परिचय देने के लिए केवल आयताकार और वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षिका से पूछता है या फिर शिक्षक से पूछता है कि यदि मेरा कक्ष ना ही आयताकार है और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा? तो ये बच्चे द्वारा कौन सा कौशल व्यवहार को प्रदर्शित करता है? पहला है कि क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में उसे कमी है, लैक ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। दूसरा है बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, चाइल्ड डिस्प्लेइंग रिबेलियस बिहेवियर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो तो कुछ सिर्फ कुछ जानना चाहता है। कि तीसरा है बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है, चाइल्ड इज बीइंग मिस्चीव्स इन द क्लास। ये भी नहीं है। चौथा है बच्चा एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्याएं पूछ रहा है, चाइल्ड इज पोजिंग अ मीनिंगफुल
एंड लॉजिकल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी है कि बच्चा क्या कर रहा है कि एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्याओं को पूछ रहा है। और एक्सप्लेनेशन भी यही कह रही है कि अगर उसके बारे में नहीं पता है और वो पूछ रहा है तो फिर वो अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्याओं पर ही पूछ रहा है। ठीक है जी का पहला क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस की रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वे संकेंद्रित थी। रमा was referring to attention, memory, problem solving and planning. She was focusing on ऑप्शन ए है पीयर प्रेशर यानी कि समूह दबाव पर, ऑप्शन बी है सामाजिक कौशलों पर, सोशल स्किल्स, ऑप्शन सी है सहयोगी कौशलों पर, कोलैबोरेटिव स्किल्स और ऑप्शन डी है संज्ञान पर यानी कि कोग्निशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कोग्निशन यानी कि संज्ञान पर। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। तो वे किस पर केंद्रित थी? संज्ञान पर। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को जानना या फिर समझना। एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया होती है जिसे विचारों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। तो सबसे पहले आपको संज्ञान के बारे में पता हो जाए। संज्ञान का मतलब क्या है? जानना या फिर समझना। ठीक है, ये बौद्धिक प्रक्रिया होती है जिससे हम विचारों को प्राप्त करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में 1967 में किया था। अब इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ईवीएस की आपकी पेडागोजी है। ये आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, पर अच्छे से समझ कर जाइए क्योंकि ईवीएस की या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी थोड़ी सी हार्ड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आपाम, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, यानी कि आप ईवीएस के टीचर हैं और आपने क्या किया है कि बच्चों को वृक्षों की जो गिरी हुई पत्तियां उनका जो आकार है, आपाम है, बनावट है, उसके आधार पर अलग अलग करने के लिए कहा है। तो ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? एक टीचर होने के नाते आपने ऐसा क्यों किया है? ऑप्शन ए है पत्तियों के विषय में समझ में वृद्धि करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों को अच्छे से समझ सकें, तो इसलिए हमने ऐसे के लिए ये योजना बनाई है, ये हमने एक्टिविटी करवाई है। दूसरा है अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि के लिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल्स। तीसरा है पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए, नॉलेज अबाउट लीव्स। और चौथा है उससे अध्यापन में अमूर्त प्रमोद तत्व की वृद्धि, यानी कि फन एलिमेंट इज हर हिज टीचिंग। देखो, हम चाहते तो हैं कि बच्चे खुश होकर सीखें, पर हमारा मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे फ़नी करते रहें। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हम उसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से यानी फ़न के माध्यम से सिखाना तो चाहती है, पर हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है वो है बच्चों को सिखाना। ठीक है, तो ना तो पत्तियों के विषय में समझ के लिए और ना ही पत्तियों की ज्ञान में वृद्धि के लिए। हमने इसलिए क्या है कि वो उसे ऑब्जर्व करें और क्लासिफिकेशन स्किल यानी कि हमने उसके अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि के लिए उनसे कहा है। हम एक टीचर हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, हमने कहा कि आप पत्तियाँ जो हैं उनको अलग अलग कीजिए, तो हमने इसलिए कहा है कि उसके अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है, ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ईवीएस के एक टीचर होने के नाते हम अगर के बच्चों को गिरी हुई पत्तियों के आकार, आपाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश देंगे, तो ऐसी गतिविधि के द्वारा शिक्षक का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों में अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करें। अवलोकन से वैसे होता है कि आँखों से देखना। अवलोकन मतलब क्या होता है? आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली होती है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को क्या करता है, देखता है और जानकारी जो होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्राप्त करता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है विभिन्न वस्तुओं अथवा बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या फिर वर्गों में क्या कर देना, विभाजित कर देना। ठीक है, तो याद रखना अवलोकन का मतलब होता है आँखों से देखना, जहाँ स्वयं घटना स्थल पर जाकर उन आँखों से उसे देखा जाता है घटनाओं को। वहीं वर्गीकरण का अर्थ होता है वस्तुओं और बिखरी हुई चीज़ों को उसकी विशेषताओं के आधार पर श्रेणी और वर्गों में विभाजित कर देना। ये दोनों भी याद रखना।
नेक्स्ट है कि व्हाट कैन एन ईवीएस टीचर डू टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट एंड डेवलप अ पर्सपेक्टिव फॉर एनवायरनमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वे पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक क्या कर सकता है। पहला है कि टीचर विल टेल अबाउट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेली लाइफ। शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधन की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ऑप्शन बी है, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और वस्तुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। टीचर विल टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन फ्लोरा एंड फौना अराउंड देम। थर्ड है कि शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। टीचर विल शो नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। और चौथा है कि शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। टीचर विल टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर इंडस्ट्रीज। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही आंसर चुनना है। पहला ABD, दूसरा है ABC, तीसरा है BCD, चौथा है ACD। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, A, B और C। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को क्या करेगा, बताएगा। अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और पशुओं पर मानव के व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी उन्हें दिखाएगा। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों में जो पर्यावरण समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करे और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एनवायरमेंटल इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जान सकें। हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रैक्टिसेस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। यानी कि जो क्रियाकलाप आधारित अधिगम है उसके अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। ऑप्शन ए है कंडक्टिंग द एक्टिविटी, क्रियाकलाप का संपादन। ऑप्शन बी है रिवाइजिंग, पुनरावृत्ति करना। ऑप्शन सी है प्लानिंग, योजना बनाना। ऑप्शन डी है रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, प्रक्रम पर विचार यानी फिर मंथन करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है CADB, ऑप्शन बी है ABCD, ऑप्शन सी है CABD, ऑप्शन डी है DCAB। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा सही आंसर क्या है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, CADB। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्लानिंग होगा यानी कि योजना बनाई जाएगी। फिर हमारा क्या होगा, कंडक्टिंग दी एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप का संपादन होगा। फिर हमारा रिफ्लेक्टिंग ऑन दी प्रोसेस, प्रक्रम पर विचार किया जाएगा। फिर पुनरावृत्ति करना यानी रिवाइजिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसी चीज़ की योजना बनाएंगे, फिर क्रियाकलाप का संपादन करेंगे, फिर उस पर चिंतन करेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है, फिर प्रक्रम पर विचार यानी चिंतन किया जाता है, फिर पुनरावृत्ति की जाती है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम शिक्षण के कई तरीकों को एकीकृत करता है, जैसे कि प्रदर्शन, वार्तालाप, गतिविधि, विचार मंथन, परियोजना पद्धति, वाद विवाद आदि। ये स्वयं अधिगम की क्षमता विकसित करता है और खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन, ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का भी क्या करता है, विकास करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड नेचर्स ऑफ EBS, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पद्धति को प्रदर्शाती है। पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। दूसरा है किसी पर्यावरण की भाषा के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। और चौथा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि क्या क्या करना,
विकसित करना। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, ड्राइंग इंसाइट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा कह रहा है कि किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, इनवाइटिंग एन एनवायरमेंटलिस्ट इन क्लासरूम फॉर अ स्पीच। तीसरा हमारा कह रहा है कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, इनवाइटिंग सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस फॉर अ स्पीच। और चौथा कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना, प्रिपेयरिंग डिफरेंट लेसन प्लान्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि को क्या करना, विकसित करना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो पर्यावरण शिक्षा है उसकी अवधारणाओं में अंतर्दृष्टि विकसित करना पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है। ईबीएस यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है, इसकी विषय वस्तु का व्यवस्थित रूप से संयोजित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के विषय कैसे होते हैं, एकीकृत होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक में मिले हुए होते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो छात्र हैं वे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी साइंस और एसएसटी यानी कि सोशल साइंस को क्या करता है, विषयों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते। इसके अलावा उनके पाठ्यक्रम भी प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए सहजता प्रदान करता है, इसलिए मैं ये सबको एक में अच्छे से समझाना चाहिए। ये सब कह रहा है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव विद बीच रीडर हैव बीन इंक्लूडेड इन ईबीएस, यानी कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। आपने देखा था, हमने पहेली को सम्मिलित किया था, मिर्च वाली और जो काली मिर्च वाली पहेली आई थी पिछली प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको करवाया था 6 फरवरी को, उसमें भी करवाया था, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें अगर हम पहेली को सम्मिलित कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए है टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के मन में को भ्रमित करना। बिल्कुल गलत हो जाएगा। भ्रमित करने के लिए हम पहेलियाँ नहीं डालते, हम ये नहीं सोचते कि बच्चे हमारे भ्रमित हो जाएं, आंसर ना दे पाएँ, तो ये सब निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में बताना है। दूसरा है टू मेक देम प्ले, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। खेल खिलाना नहीं, खेल खेल में सिखाते हैं, पर सिर्फ खेल खिलाना ही नहीं होगा, खेल खेल में सिखाना होता तो कर सकते थे। थर्ड है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं को आनंदित होना, यानी टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड डिराइव प्लीजर फ्रॉम इट। नहीं, बच्चों को भ्रमित करके हम उनका आनंद उठाएं, इतने गंदे मास्टर तो हम भैया अभी नहीं बने हैं, ये भी नहीं होगा। चौथा है कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट। देखो लॉजिक आंसर है तो लॉजिक आंसर ही दिया जाएगा। इसने कह रहा है कि विद्यार्थियों में क्या करना, तर्क की क्षमता विकसित करना। बिल्कुल सही है, बच्चों के अंदर एबिलिटी विकसित करना, लॉजिकल। ठीक है, हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर डी। देखो बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं पर बच्चों को खेल नहीं बनाते हैं, ना तो हम उनसे आनंद उठाते हैं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में जो पहेलियाँ होती हैं उनको सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में तर्क करने की क्षमता उसको हम विकसित करें। ईवीएस अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों का जो उपयोग है उसे करने से छात्रों की भागीदारी, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने में भी हमें मदद मिलती है। साथ ही खेल, पहेली प्रदर्शन, कलाकृतियाँ, फिल्म, पोस्टर, चार्ट, इन सब से भी ईवीएस कक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए, जिससे बच्चे कह सके, उन्हें देख सके, उनसे अपने अनुभवों को अच्छे से साझा कर सके। ठीक है, और खेल के माध्यम से वो सीखते भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो रीमा एक हमारी टीचर है, किसकी, ईवीएस की। उसने क्या किया कि जितने भी उसके छात्र थे उन्होंने कहा कि आपके देश के जो विभिन्न विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में त्योहार उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उन पर जानकारी को एकत्र करो। ठीक है, और उन्हें प्रदर्शित करना क्लासरूम में। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? अगर आप हैं ईवीएस के टीचर तो आपने ऐसा क्यों किया है? ऑप्शन ए है
कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए। नो अबाउट द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कंट्री। नहीं, हम इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि हम जाने त्योहारों के बारे में कौन पॉपुलर है, कौन सा सबसे अधिक, कौन सा कम है। इसके पीछे ये उद्देश्य तो सही नहीं है। दूसरा है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन आवर कंट्री। और तीसरा है हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। मेक अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। ये भी नहीं होगा। हम सिर्फ इसलिए बच्चों को नहीं समझाएंगे कि हमें क्या बनाना है, हमें एक रिकॉर्ड बनाना है, तो निगेटिव में जाएगा। चौथा है कि विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। अच्छा है पर उतना अच्छा आंसर नहीं है। सबसे अच्छा आंसर हमारा ये दे रहा है कि हमारे देश में जो संस्कृति की विविधता है उसके विषय में विद्यार्थियों को क्या बनाए, संवेदनशील। उन्हें समझाएं कि हमारे देश में अनेकता में एकता है और हमारे अलग अलग जो त्योहार होते हैं वो सब एक ही जैसे होते हैं, यानी कि सबका अपना महत्व होता है, सबकी अपनी संस्कृति होती है, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन भी ही हो जाएगा। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी सेम ही है कि जो रीमा है वो अपने विद्यार्थियों में अलग अलग तरह के त्योहारों के उत्सव के बारे में जानकारी एकत्र करने को कहती है, यानी कि वो उन्हें सेंसिटिव बनाना चाहती है और देश की संस्कृति के बारे में बताना चाहती है, क्योंकि घर देश की जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी अर्थव्यवस्था है, वो सब अलग अलग है, वहाँ का रहन सहन भी अलग अलग होता है और हमारे देश में अनेकता में क्या होती है, एकता होती है। नेक्स्ट हमारा है कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्हें चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। यानी कि जो आदित्य है उसने अपनी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उस टीचर के साथ बैठ गया और उनसे कहा कि मैम हमें सिखाइए। तो चिकनी मिट्टी जो होती है उससे कई सारी चीज़ें उसने बनाना सीख लिया। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और अपने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकना मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया और एक भिन्न दृश्य बनाया। तो इस तरह अवसर इस बारे में प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस तरह का हमें किस चीज़ के लिए अवसर प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है कि टू स्टूडेंट टू डिस्प्ले देयर टैलेंट, यानी विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का। हाँ, बहुत अच्छा है। दूसरा है जिससे कि वे अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, सो डैट ही कैन इम्प्रूव हिज कॉम्पिटिशन्स। ये भी अच्छा है। थर्ड है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदता को मन में बैठाना। बिल्कुल गलत बात है। जो इंस्टील कॉम्पिटिशन्स इन स्टूडेंट्स, नहीं, प्रतिद्वंदता मन में नहीं बैठानी है। थर्ड वाला कट जाएगा। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी। हमने इसलिए सीखा है कि हम क्या करें, विद्यार्थियों में उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करें और उनकी क्षमता को जानें, ना कि उनकी प्रतिद्वंदिता को बैठाएं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी सेम ही कहेगी कि जो आदित्य है वो एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के साथ बैठे, यानी कि आदित्य एक जो टीचर है, ठीक है, ईवीएस का, वो अपने विद्यार्थी को साथ बैठे, उसने चिक्की मिट्टी से कई सारी चीज़ें बनाना सीखा है। तो वो चाहता है कि उसके बच्चे जो उनकी प्रतिभा है उसको बाहर निकालें और आपस में घुल मिल कर रहें और अच्छे से व्यवहार करें और अच्छे से इन चीज़ों को सीखें। ठीक है, लेकिन वो प्रतिद्वंदिता को बिल्कुल ज़्यादा विकसित नहीं करना चाहता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक्स इन ईवीएस डिफिकल्टीज टू टीच व्हाट वुड यू डू एज ए टीचर, यानी कि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो अब शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला है कि मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, रिपीट द मेन पॉइंट्स। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, डू क्वेश्चनिंग विद स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है रीड इट एंड टीच इट, यानी उसे पढ़िए और पढ़ाइए। चौथा है कि समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे, यूज स्ट्रेटजी ऑफ टीम टीचिंग, यानी कि आप हैं, अपने खुद को ले मान लीजिए आप ईवीएस के टीचर हैं, आप कोई सब्जेक्ट मतलब कोई पढ़ा रहे हैं ईवीएस में कोई टॉपिक, तो आपको वो पढ़ाना नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फील कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, मुख्य बिंदुओं को बार बार दोहराएंगे कि विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगेंगे कि उसे पढ़ाइए और पढ़िए और पढ़ाइए, नहीं आप उसे पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे, या फिर समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे। सही आंसर इसमें माना जाएगा ऑप्शन डी। हम क्या कर सकते हैं, समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप ईवीएस के टीचर हैं, कोई विषय आपको पढ़ाना कठिन लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं टीचर के रूप में कि समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि समूह शिक्षण या टोली शिक्षण या सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, ये बहुत अच्छे से व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई सारे टीचर्स होते हैं, वो मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का क्या लेते हैं उत्तरदायित्व, ताकि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में जो आवश्यक शिक्षण परिवर्तन है वो लाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रथम सोपान में समूह शिक्षण की योजना तैयार की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एन ईवीएस एक्सिबिशंस and EBS exhibitions were organized in Aarti's school. According to you, which of the following is the most appropriate objective? यानी आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? पहला है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, यानी सेटिस्फाई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बिल्कुल गलत बात है। हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि माता पिता को संतुष्ट करें। ठीक है, और हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करें, चैनलाइज क्रिएटिविटी इंस्टिकेट्स इन लर्नर्स। तीसरा है प्रधान अध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करें, प्लीज द प्रिंसिपल एंड कलीग्स। ये भी गलत है। चौथा है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण दे। ये भी गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यही हमारा पॉजिटिव लग रहा है कि विद्यार्थियों में क्या करें, रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करें। क्योंकि क्या होगा, हम विद्यार्थी और माता पिता को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। प्रधानाध्यापक सहकर्मी को प्रसन्न करके करेंगे क्या? भावी पेशों को क्यों अभी छेड़ना, अभी तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति को ही विकसित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी है, उसका आयोजन किया गया है। आप खुद को मान लीजिए कि आपके विद्यालय में ईवीएस की प्रदर्शनी लगी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने बच्चों को क्या करें, रचनात्मक प्रवृत्ति उनमें विकसित करें। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंटल है उसकी सेफ्टी सही से बनी रहे, कैसे हम उसको अच्छे से संरक्षण कर सकें, उसके उपायों के बारे में बता सकें, विद्यार्थियों में उत्साहवर्धन कर सकें और उनके विचारों को कई सारे अवसर भी प्रदान कर सकें, उनमें पर्यावरण का ज्ञान जागृत कर सकें और अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नए कार्यों के लिए भी अग्रसर उन्हें कर सकें। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ईवीएस डज नॉट डिपेंड अपॉन। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन ए है कि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, स्कूल इस फेलोशिप। ऑप्शन बी है संसाधनों की उपलब्धता पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी है बच्चों की आवश्यकताओं पर, यानी कि नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है कि बच्चों की पूर्व अधिगम अनुभवों पर, प्रेरक लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। ईवीएस में जो शिक्षण अधिगम के प्रक्रम की विधि होती है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर। ऑप्शन ए है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, कंडक्ट्स वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एक्टिविटीज़। हाँ, ये हो सकता है कि हम अभी जो ईवीएस पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपको और मज़ा आएगा। हम क्या करेंगे कि अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का उसमें संचालन करेंगे। सेकेंड है का अपने विषय पर अधिकार हो, हैज़ कमांड ऑन हिज हर सब्जेक्ट। तीसरा है कि विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दें, गिव्स होम असाइनमेंट्स आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक। गलत हो जाएगा, गृह कार्य देने से इफेक्टिव कैसे बनेगा? चौथा है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें, टेल्स ऑब्जेक्टिव्स टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सबसे अच्छा हमारा यही है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी सेम ही कह रही है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षक अपने विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ईवीएस का शिक्षक होने के नाते हम इसको और प्रभावी बना सकते हैं कि कहानी और कविताओं से बच्चों को उनके साथ जोड़ें। ईवीएस पढ़ाएं कहानी और कविताओं के माध्यम से, उन्हें अपने जो है उस जीवन से जोड़ने, वास्तविक जीवन से एक प्रभावी सीखने का माहौल प्रदान करें। भाषा की क्षमता को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे और अधिक रोचक बनाएं।
विविध संदर्भ में सीखने में सहायता करें और रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में भी मदद करें। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव। नेक्स्ट है ईवीएस टीचिंग शुड इंकरेज प्रोसेस स्किल्स विच आर द core of inquiry best hands on learning which of the following is not a skill। ईबीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए है डिटरमिनिंग, ऑप्शन ए है नियत करना, ऑप्शन बी है प्रेक्षण करना, ऑप्शन सी है पूर्व अनुमान लगाना और ऑप्शन डी है निष्कर्ष निकालना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियत करना। ये कौशल नहीं है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना ये तीनों कौशल हैं। ठीक है, ये भी है कि ईवीएस के जो शिक्षण है उसकी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम को घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो नियत करना एक कौशल नहीं होता है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना ये सारे जो होते हैं ये इसके कौशल होते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इन्वायरमेंटल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट शैल बी टॉट इन। ऑप्शन बी है क्लास 2nd एंड 3rd, ऑप्शन बी है क्लास 3rd, 4th एंड 5th, ऑप्शन सी है क्लास 6th एंड। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर क्लास 3rd, 4th और 5th में स्थान दिया गया है। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, तीसरा है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से और चौथा है कि कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता और उपयोग संबंधी चर्चा करके। सबसे अच्छा यही लग रहा है, सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। जी का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? कल हमने 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करा दिए थे कि हमारे पेडागोजी के हैं। पहला है प्रथम भाषा, दूसरा है द्वितीय भाषा, तीसरा है गृह भाषा, चौथा है मातृभाषा। तो बताइए वो कौन सी भाषा होती है जिसको अध्यापक की मदद से हम औपचारिक स्थितियों में सिखा सकते हैं? सही आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन बी द्वितीय भाषा। ठीक है, वह भाषा हमारी द्वितीय भाषा होती है जिसको हम अध्यापक की मदद से जो औपचारिक स्थितियाँ होती है उसमें भी सिखा सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि द्वितीय भाषा को हम अध्यापक की मदद से औपचारिक जो स्थितियाँ होती हैं उसमें भी सिखा सकते हैं। अध्यापक जो छात्र होते हैं उनको संवाद करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके भाषा निर्देश में एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। टीचर्स क्या होता है कि छात्रों के साथ बातें करता है, यानी संवाद करता है और जो उसे संसाधन जरूरत होते हैं उनको प्रदान करता है। और किसके रूप में भूमिका निभाता है? सूत्रधार के रूप में इम्पोर्टेंट पार्ट वो प्ले करता है। नेक्स्ट है योजनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि ये मुख्यतः ऑप्शन ए है कि अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि जो नियम है वो प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ऑप्शन बी है कि जो नियम है उन पर बल देता है और ये अपेक्षा करता है कि जो अर्थ हैं वो प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। तीसरा है कि नियमों के प्रयोग और जो ज्ञान होता है उस पर बल देता है और चौथा है कि जो ड्रिल और आदत होती हैं उनके निर्माण पर बल देता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थ पर बल देता है और ये अपेक्षा करता है कि जो नियम है वो प्रक्रिया के दौरान क्या किए जाएं, सीखे जाएं। ठीक है, जो रचनावादी उपागम होता है उसमें संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में ये अलग होता है, यानी कि ये भिन्न होता है क्योंकि हम अर्थ पर बल देते हैं और ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो नियम है वो प्रक्रिया के दौरान क्या किए जाएं, सीखे जाएं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि
रचनावादी उपागम जो है वो संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न होता है कि ये मुख्यतः बल देता है अर्थ पर और अपेक्षा करता है कि नियम जो हैं वो प्रक्रिया के दौरान सीख लिए जाएं। नेक्स्ट है कि किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है आदेशात्मक उपागम, ऑप्शन सी है वर्णात्मक उपागम और ऑप्शन डी है संरचनात्मक उपागम। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी आदेशात्मक उपागम। ठीक है, आदेशात्मक उपागम होता है उसमें लोगों को सुझाव देने के बजाय जो सीधे सीधे ये कह दिया जाता है कि उन्हें करना है तो क्या करना है। ठीक है, ये आदेश दे दिया जाता है, सुझाव वगैरह नहीं देते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेनेशन भी है कि आदेशात्मक उपागम के अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और वहीं रचनात्मक उपागम क्या होता है, इसमें ये ऐसी विचरण विधि होती है जिसमें छात्रों का जो पूर्व ज्ञान यानी पहले का ज्ञान होता है, उनकी जो आस्थाएं होती हैं और जो उनके कौशल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सबसे अच्छा ये रचनात्मक उपागम ही होता है क्योंकि इसमें छात्र इन्वॉल्व होते हैं, उनके ज्ञान इन्वॉल्व होता है, उनका कौशल इन्वॉल्व होता है। लेकिन आदेशात्मक में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जब आपके अभ्यास या करवा रहे हैं कुछ भी बच्चों के साथ तो उनके शिक्षार्थियों की जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से आप परिवर्तन कर देते हैं तो उसे कहते क्या हैं। ऑप्शन ए अभिग्रहण कहते हैं, ऑप्शन बी है अनुकूलन कहते हैं, ऑप्शन सी है मूल्यांकन कहते हैं और ऑप्शन डी है समीक्षा कहते हैं। तो सही आंसर हमें अनुकूलन ही लग रहा है ऑप्शन बी कि उसे हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, अनुकूलन। जरा देख लीजिए हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है उनके अवसर परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि हम उनके अनुसार अनुकूल कर देते हैं, उनके अनुकूल बना देते हैं तो इसे ही तो हम अनुकूलन कहेंगे ना। वहीं अभिग्रहण क्या होता है, आशुबेल ने ये सिद्ध किया कि अभिग्रहण रटकर नहीं बल्कि समझकर भी हो सकता है। आशुबेल ने क्या कहा था कि जो अभिग्रहण होता है ये रटकर नहीं होता है बल्कि कैसे होता है, समझकर, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से होता है, ना कि रोट मेमोराइजेशन से। अभिग्रहण सीखना दो प्रकार से होता है, एक होता है रटकर और दूसरा होता है अर्थपूर्ण। तो रटकर मतलब रट्टा मारना होता है, तो इससे अगर आप सीख भी लेंगे, मान लीजिए किसी की थ्योरी याद करनी है तो आपने रट्टा मार लिया, लेकिन अर्थपूर्ण ये बहुत अच्छा होगा, अगर आपने उसका अर्थ ही समझ लिया तो आप उसे लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। जैसे आपने बचपन से लेकर आज तक जितना भी पढ़ा होगा आपको कुछ नहीं उसमें से याद हुआ होगा क्योंकि उसमें आपने रट्टा मारा था। लेकिन अगर आपने बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने सीखा होगा, जो प्रैक्टिकल किया होगा, वो आप तक अभी तक याद दिया होगा। तो वही होता है कि अर्थपूर्ण विज्ञान सीखना बहुत सही होता है। नेक्स्ट है कि योगात्मक आकलन। ऑप्शन ए है कि निदानात्मक और उपचारात्मक होता है, ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, ऑप्शन सी है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है और ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो योगात्मक आकलन है वो शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है, नहीं प्रयोग किया जाता है। क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन, जो योगात्मक आकलन होता है वो शिक्षार्थियों का अधिगम यानी लर्निंग में और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि योगात्मक आकलन शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयोग होता है और छात्रों की विषय से संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं और जो कमजोरियाँ होती हैं उनको ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, बच्चों के अंदर कई सारी समस्याएं होती हैं, कई सारी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सबको ज्ञात करना ही निदानात्मक परीक्षण होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है समग्र भाषा, ऑप्शन बी है रचनावादी, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक और ऑप्शन डी है व्यवहारवादी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए समग्र भाषा, ठीक है। समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत कोई बच्चा होता है, उसको कई शब्द जो उसने लिखा है उसकी वर्तनी गलत है, उसके बावजूद भी उसे समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो ये सब समग्र भाषा में ही होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि ये पेडागोजी है हिंदी के सब्जेक्ट की, तो बहुत ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। पर पेडागोजी में बहुत कंफ्यूज होंगे, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना। एक्सप्लेनेशन है कि समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है। देखो कई सारे शब्द होंगे जो अगर हम अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए आंसर इजी होगा। इसने हमसे पूछा है कि विशिष्ट सूचना, ठीक है। जब हम कोई विशिष्ट सूचना को जानना चाहते हैं और पाठ्य सामग्री इसलिए पढ़ते हैं तो वह पठन कैसा कहलाता है। तो ऑप्शन ए है सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन बी है बारीकी से पठन, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रापोलेशन यानी पाठ्य के बाहर जाना, और ऑप्शन डी है विश्लेषण। देखो विशिष्ट सूचना है तो मतलब सरसरी तौर पर तो होगा नहीं, सरसरी तौर पर होता है जब हमें कुछ ऐसे ही जानना होता है तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पाठ्य के बाहर जाने से मतलब नहीं है, विश्लेषण भी नहीं है। लेकिन हमें विशिष्ट सूचना चाहिए और किसी को पढ़ रहे हैं पाठ्य सामग्री को विशिष्ट सूचना जानने के लिए, तो हम बारीकी से उसका पठन करेंगे। जब तक हम बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हम उस विशिष्ट सूचना को नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो वह कहलाता है बारीकी से पठन। और ये कई तरह से होता है, जैसे कि सौस्वर पठन, मौन यानी चुप रहकर बिल्कुल पढ़ना, गहन यानी अंदर जाकर पढ़ना, व्यापक ये पठन होता है, ठीक है। ये हमारा 4 फरवरी 2023 को पूछा गया था। नेक्स्ट है कि दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं। ऑप्शन ए है पठन और लेखन यानी पढ़ना और लिखना, ऑप्शन बी है श्रवण और वाचन यानी कि सुनना और आपका बोलना, ऑप्शन सी है श्रवण और पाठन यानी कि सुनना और पढ़ना, और ऑप्शन डी है वाचन और लेखन यानी कि आपका बोलना और लिखना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाचन और लेखन। दो उत्पादक भाषा कौशलों में होते हैं वाचन और लेखन, यानी लिखना और बोलना जो होता है वो शामिल होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वाचन और लेखन कौशल दो उत्पादक भाषा कौशलों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम भाषा वे भाषा है जो बच्चे, आप अपने ऊपर रख कर देखिए कि पहली भाषा कौन सी भाषा होती है जो बच्चे। ऑप्शन ए है कि विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है जिससे वो अपने आसपास के परिवेश से सीख सके, क्या वो प्रथम भाषा होती है। दूसरा होती है कि बिना प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, हमें कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता है प्रथम भाषा सीखने के लिए। तीसरा है कि औपचारिक स्थितियों में सीख लेते हैं, और चौथा है कि औपचारिक स्थितियों में हम उसे अर्जित कर लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। सबसे अच्छा यही है कि प्रथम भाषा जो होती है इसे मातृभाषा भी कह सकते हैं, तो इसके लिए हमें कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारे आसपास के परिवेश से जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, घर में लोग बाकी बोलते हैं, जैसा वो माहौल होता है उसी के हिसाब से हम सीख लेते हैं। तो क्या होता है कि प्रथम भाषा वे भाषा होती है जो बच्चे बिना प्रयास किए ज़्यादा अपने आसपास के परिवेश से अर्जित कर लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रथम भाषा वे भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन का और बोध है। ऑप्शन ए है शास्त्र विज्ञान, ऑप्शन बी है आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी है शवानिकी, और ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शवानिकी, ठीक है। शवानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारी एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं कि शवानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। स्वर विज्ञान क्या होता है। शवानिकी या स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोले जाने वाली जो ध्वनि होती है उनका अध्ययन करते हैं। तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि मानव द्वारा जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का
अंश नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। पहला है कि विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं। दूसरा है कि विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थी व्याकरण नियम होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। और चौथा है कि विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं। ये नहीं है, हमसे नहीं पूछा था। हमसे पूछा था इसमें से श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। तो ये हमारा जो विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये सभी हैं। लेकिन व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं, ये नहीं है और नहीं पूछा था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि उपयुक्त निम्नलिखित विकल्पों में विद्यार्थी व्याकरणिक जो नियम होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, जबकि अन्य सभी ड्रिल का अंश होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को सम्मोहित करता है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी उपागम और ऑप्शन डी है समग्र भाषा उपागम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को सम्मोहित करता है, तो वो संप्रेषणात्मक उपागम होता है जो प्रवाह को सम्मोहित करता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि संप्रेषणात्मक उपागम मुख्यतः प्रवाह को सम्मोहित करता है और जो संरचनात्मक उपागम होता है इसके अंतर्गत एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी जो संपूर्ण व्यवस्था होती है उस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। पहला है कि पाठ के साथ जो अंतःक्रिया करना, दूसरा है कि जो पूर्व ज्ञान होता है उसका इस्तेमाल करना, तीसरा है कि पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना और चौथा है कि प्रत्येक शब्द को पढ़ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक शब्द को पढ़ना। ठीक है, कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी, नहीं पूछा था, तो प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये नहीं, जबकि पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, ये सभी गतिविधि अर्थ आधारित के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, लेकिन जो प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए है लचीलापन का अभाव, ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी है बाल केंद्रित और ऑप्शन डी है एक ही तरीके पर आधारित। तो हमसे पूछा है अधिगम योजना, सही पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल केंद्रित है, जबकि लचीलापन अध्यापक और एक ही तरीके पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि अधिगम योजना के बारे में बाल केंद्रित सही है, जबकि बाकी तर्क संगत नहीं है। नेक्स्ट है गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विश्लेषण, ऑप्शन सी है वाक्य विश्लेषण, ऑप्शन डी है शब्द विश्लेषण। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए त्रुटि विश्लेषण। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। इंग्लिश में कि a beginner of the target language is given much more exposure in dash so that he can internalize the synthetic patterns, rhythm, intonations, etc. ऑप्शन ए है लिसनिंग, ऑप्शन बी है स्पीकिंग, ऑप्शन सी है रीडिंग और ऑप्शन डी है राइटिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिसनिंग। ठीक है, a beginner of the target language is given much more exposure is listening so that she otherwise he can internalize the synthetic patterns, rhythm, intonations, etc. Explanation है a beginner of the target language is given much more exposure is listening so that he can internalize the synthetic patterns, rhythm, intonations, etc. So option listening is suitable word for fill in the blank space. Hence option is correct answer. Next है कि listening is used to get specific information or understanding. ऑप्शन ए है extensive, ऑप्शन बी है intensive, ऑप्शन सी है attentive, ऑप्शन डी है prolonged. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन
इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि इंटेंसिव लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। सो ऑप्शन इंटेंसिव इज suitable word for fill in the blank spaces. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन डैश राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग वाइल अदर एस्पेक्ट्स रिमाइन फिक्स्ड। ऑप्शन ए है फ्री, ऑप्शन बी है गाइडेड, ऑप्शन सी है कंट्रोल्ड, ऑप्शन डी है कंपोजिशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, controlled. In controlled writing, the students is given ample practice on one aspect of writing while other aspects remain fixed. Next है हमारी एक्सप्लेनेशन है, इन कंट्रोल्ड राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस नो वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग while other aspects remain fixed. So option control is suitable word for fill in the blank space. Next है, one of the important feature of dash that the learners solve problems collectively either in pairs or groups. ऑप्शन ए है behavioristics approach, ऑप्शन बी है structural approach, ऑप्शन सी है ideolingual approach, ऑप्शन डी है whole language approach. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, whole language approach. One of the important features of whole language approach is that the learners solve problems collectively either in pairs or groups. हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ whole language approach is that the learners solve problems collectively either in pairs or groups. whole language approach क्या होती है? An approach to learning the sees language as a whole entity and writing, speaking, reading and listening should integrated when learned. Hence option D is correct answer. नेक्स्ट है कि days are carried out to help the learners mesmerize the content. ऑप्शन ए है simulations, ऑप्शन बी है extrapolations, ऑप्शन सी है conversations, ऑप्शन डी है drills. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रिल्स. ड्रिल्स आर कैरीड आउट टू हेल्प द लर्नर्स मेमोराइजेस द कंटेंट. हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ड्रिल्स आर कैरीड आउट टू हेल्प द लर्नर्स मेमोराइज द कंटेंट. ड्रिल क्या होता है? अ वे ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट्स कैरी आउट ट्रेनिंग एक्टिविटी सो दैट स्टूडेंट्स हैव dexterity or skills that are higher than what which learned. Hence option D is correct answer. Next है, in dash rules of grammar are given prescriptively and explained to the learners. ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, ऑप्शन बी है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी है आइडियोलिंगल मेथड, ऑप्शन डी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ठीक है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर्स. हमारी एक्सप्लेनेशन भी है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रूल ऑफ ग्रामर आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर्स. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? A method of teaching foreign languages derived from the classical method of teaching ancient Greek and Latin. Hence option D is correct answer. Next है, invested on this provides an opportunity to understand better and create knowledge on the basis of their previous knowledge. ऑप्शन ए है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी है आइडियोलिंगल मेथड, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन डी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिविज्म. एक्सप्लेनेशन है कि क्लासरूम बेस्ड ऑन constructivism provides an opportunity to understand better and create knowledge on the basis of their previous knowledge. Constructivism क्या होता है? Is the theory that says learners construct knowledge rather than just passively take in information. Hence option C is correct answer. Next है, this is a way of estimating or guessing beyond the facts. ऑप्शन ए है इंटरफरेंस, ऑप्शन बी है एनालिसिस, ऑप्शन सी है एक्सट्रापोलेशन, ऑप्शन डी है एक्सप्लेनेशंस. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
C. Extrapolation is a way of estimating और guessing behind the facts. हमारे explanations भी है कि extrapolation is a way of estimating और guessing behind the facts. Extrapolation क्या होता है? Refers to estimating on unknown value based on extending unknown sequence of values or facts. Option C is correct answer. नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटीज़, ऑप्शन बी है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज़, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशन एंड सोशल एबिलिटीज़, ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशंस एंड सोशल एबिलिटीज़। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हॉलिस्टिक्स डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज़। एक्सप्लेनेशन है कि हॉलिस्टिक्स डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज़। वहीं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट्स रिफर्स टू ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज लाइक फिजिकली सोशली इमोशनली इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Next है कि the statement that describe the knowledge, skills and attitudes that students should acquire by the end of a particular class or course come under option A है literary outcome, option B है numeracy outcome, option C है learning outcome, option D है teaching outcome। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी learning outcome। The statement that describe the knowledge, skills and attitudes that students should acquire by the end of a particular class or course come under learning outcomes। हमारी explanation है the statement that describe the knowledge, skills and attitudes that students should acquire by the end of particular class or course come under learning outcomes। learning outcomes क्या होती है? It is a measurable statement that articulates at the beginning what students should know, be able to do or value as a result of taking a course or completing a program। Hence option C is correct answer। Next है in the class the teacher holds one big book up and the whole class reads from the same book। This is the example of option A है loud reading, option B है silent reading, option C है intensive reading, option D is shared reading। option D shared reading। In the class the teacher holds one big book up and the whole class reads from the same book। This is the example of shared reading। Explanation भी है कि in the class the teacher holds one big book up and the whole class reads from the same book। This is the example of shared reading। होती क्या है? shared reading usually involves the whole class and the teacher reading an enlarged text that is behind the level students can read by themselves। Hence option D is correct answer। Next है the development of 3-month play based school preparation module for all grade 1 students is a recommendation by option A है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ऑप्शन बी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑप्शन सी है एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन डी है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक्सप्लेनेशन भी है कि द डेवलपमेंट ऑफ 3-month प्ले बेस्ड school preparation module for all grade 1 students is recommendations by NEP and New Education Policy 2020, while the remaining options are not suitable. Hence option B is correct answer। Next, that this is learned in a formal setting with the help of a teacher। option A first language, option B है second language, option C है home language, option D है mother tongue। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सेकेंड लैंग्वेज इज द लर्न इन अ फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ ए टीचर। यानी दूसरी भाषा जो होती है वो अपने स्कूल के जो अध्यापक होते हैं इनके द्वारा सीखी जाती है। सेकेंड लैंग्वेज लर्न इन अ फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। सेकेंड लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज अदर देन द मदर लैंग्वेज डेट अ पर्सन और कम्युनिटी यूजेस फॉर rubric
communication, especially in trades higher education. Hence option B is correct answer. Next है Shanti is telling a story to her class. Her students are silent. After completing her story, she asks questions. Some of the students give correct answers, some wrong, and the rest keep quiet. Which of the following statement is not true about the students who gave wrong answers or keep quiet? Option A है they listened without understanding. Option B है they listened attentively. Option C है they were only hearing not listening. Option D है they listens attentive and with understanding. से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दे लिसन अटेंटिवली एंड विद अंडरस्टैंडिंग. एक्सप्लेनेशन भी है कि इफ अ टीचर टेल्स अ story and after that asks some questions, some students give cannot answers but some remain silent or give wrong answers. It means they listen to the story without understanding or they only heard not understand the story. So from the given statements, statement D they listen attentively and with understanding is not correct while remaining options are correct. Hence option D is correct answer. Next है the task of reading is complete if we option A है simply decode sounds of letters. Option B है pronounce the printed words correctly. Option C है go through the test with comprehension. Option D है just go through the test without any understand. से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी go through the test with comprehension. एक्सप्लेनिंग भी है कि the task of reading is complete if we go through the text with comprehension while the remaining statements are not suitable. Hence option C is correct answer. 6 फरवरी का ऑलरेडी करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप सारे वीडियोस. होम एजुकेशन के नाम से हमें टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उस पर हम जो है वो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन है वो डालते हैं. उसमें आप उसको करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए. तो अभी होम एजुकेशन से हमसे हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. साथ ही आपके जो ये जीन पे आज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेब बाइगोत्स्की से पूछे गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर से पूछे गए हैं, हैंजिप से पूछा गया है, हैंजी की दुविधा से, तो ये सारे की वीडियो अभी हम जल्द ही लेकर आएंगे. एक अलग अलग वीडियो बना देंगे जिससे आप समझ पाएं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.